अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला है हर स्टोरी और इंस्पिरेशन और मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन। जैसे कि आपको मालूम है कि इसके अंदर हम जो ये अभी नया सिलसिला हम लोगों ने आपके साथ शुरू किया है, इसमें हर पीर के रोज हम आपके लिए एक बहुत ही वर्सेटाइल किस्म की शख्सियत से आपको मुलाकात कराते हैं। और ये वर्सेटाइल शख्सियत, जब हम वर्सेटाइल कहते हैं तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हमारी मेहमान है, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मिड करियर में हैं। कुछ सहाफी हैं तो कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, कुछ एक्टर्स हैं तो कुछ मुख्तलिफ फील्ड से उनका ताल्लुक है। तो अब कहने का मकसद यह है कि इन लोगों को सेलिब्रेट करना है, हमने इनको सामने लाने का मकसद यह है कि जो इनकी जो जिंदगी भर की एक जो रही है ना स्ट्रगल, उनसे हमने सीखना है। और हमारे यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि इन लोगों की जो स्ट्रगल्स हैं उनको किसी ने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया। सो हमारी कोशिश है कि हम इन लोगों को सेलिब्रेट करें, इनकी इनकी स्टोरी से सीखें। आज भी मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो है सदफ रजा, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की शख्सियत है। मैं आज कम बोलूंगी और कोशिश करूंगी कि वो ज्यादा बोले। तो सदफ रजा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, आपको नजर आ रही हैं। थैंक यू सो मच सदफ, टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाइस्ता। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अच्छा सदफ, चूंकि हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, तो प्लीज हमारे देखने वालों को बताएं कि आपका क्या, किस शोबे से आपका ताल्लुक है, आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहती अच्छा, जिंदगी काफी देख ली है ना शाइस्ता। तारुफ करना, सीवी बनाना अब और प्रोफाइल देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैं। और बहुत ही तो कहते हैं ना कि मैं बहुत ही ह्यूमिलिटी के साथ कह रही हूँ ये बात, क्योंकि अगर आप जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं और उसमें आप हर लेसन, हर जो चीज है उससे लर्न कर रहे होते हैं कुछ, और लाइफ एक पूरा वो बन जाती है, तो फिर समझ नहीं आता कि आप क्या कहें और क्या ना कहें। अच्छा, छोटा सा तारुफ। अ, मैं आप मुझे एक फेमिनिस्ट भी कह सकती हैं, लेकिन वो जो लेबल्ड फेमिनिस्ट हैं उसको मैं बिल्कुल वो नहीं कहूंगी। आई बिलीव औरतों के स्ट्रगल पे मेरा बहुत वो रहा है, बहुत सारी चीजों को सपोर्ट किया है पूरी जिंदगी, और अपने ऊपर बहुत कुछ झेला है। इस वजह से कह रही हूँ कि फिर मेरी क्वालिफिकेशन भी, आई एम अ जेंडर स्पेशलिस्ट, सो जाहिर है काम भी वही है। खवातीन के एम्पावरमेंट पे यकीन रखती हूँ, और हर फोरम पे हर जगह सबको ये बताती हूँ कि व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ एम्पावरमेंट। बहुत ज्यादा नारे मारना नहीं होता, अपने आप में अपने अंदाज में जीना होता है और अपने आप को मनवाना होता है अपनी सलाहियतों के साथ। तो क्योंकि सब्सटेंस होगा ना तो शो होगा, सब्सटेंस नहीं होगा तो खाली नारे नारे भी कुछ नहीं करते। तो अपने आप को पहचानना, मनवाना, जीना, और दूसरों को भी यही कहना, और कहना नहीं बल्कि उनको राह दिखानी उनकी अपनी मर्जी है। रेकी करती हूँ, रेकी हीलर हूँ, और उस हवाले से मेरी प्रैक्टिस सारी खवातीन के लिए है, ज्यादातर खवातीन के लिए है, मर्द भी आ जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी खवातीन मेरी क्लाइंट्स हैं। और जो मेरी क्लाइंट्स हैं वो अब सिर्फ क्लाइंट्स नहीं हैं, वो मेरे दिल का हिस्सा हैं, मेरे दिल का टुकड़ा है, क्योंकि बहुत सारी जिंदगी की ऐसी स्टेजेस हैं जहां उनको गाइडेंस की जरूरत होती है, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देम। इसके अलावा इसके अलावा आई हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, आइडियाज फॉर लाइफ ट्रस्ट, और उसके साथ मैं ट्रेनिंग्स भी करती हूँ और मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन के प्रोजेक्ट्स भी करती हूँ एज अ कंसल्टेंट। और मेरा एरिया अगेन एक्सपर्टीज जो है वो जेंडर है, तो उसमें वो मेरा कंपोनेंट जो होता है वो जेंडर एनालिसिस या वो सारा। और क्या करती हूँ, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वॉलेंट्री कैपेसिटी में अटैच हूँ, और बहुत ज्यादा, जिसमें एक खवातीन की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल सर ऑप्टिमिस्ट,
तो उसके कुछ ओहदे मेरे पास हैं, और यहाँ का वो क्लब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, हम अपने फंड्स खुद रेज करते हैं। तो उसका जो यहाँ का लोकल जो सर ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल गंधारा का क्लब है, तो उसके साथ हूँ। ओहदों के नाम नहीं लेती नहीं नहीं, क्योंकि वो अगेन चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो आप हमेशा कहती हैं ये वॉलंटरी वर्क है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत इन्वॉल्व है, पैसा नहीं है। बहुत, ठीक मैं है। वो जो मेरा एक वो बहुत है ना कि मैनेजर और मजदूर हाँ, वो जिंदगी उसका जब कोई। आप इस अंदाज में गुजारते हैं, तो वो वाली बात है तो सारी। वो मैं जब मैं आपसे जो सुनना चाह रही हूँ, लेकिन पता नहीं आप उस पे आ ही नहीं रही हैं, जो शायरी करती हैं, ये कैसे हाँ आप सॉरी। प्रोडक्शन पे नहीं लेकर आ रही? 3 किताबें छाप दी हैं आपने, लेकिन वो आपको नजर ही नहीं आ रहा कुछ। तो मैं वो कर ही नहीं सकती। I've been writing for a very long time, and all my writings are in English. Started getting published very early as well. तो जर्नलिस्टिक राइटिंग की है मैंने बहुत हाँ, ज्यादा और जर्नलिस्टिक सहावत राइटिंग। को तो आपने बीच में ही लॉन्च का, नहीं लोग लॉन्च। गाइड लेते हैं सहाब, और आपने जिस जमाने में सहाफत किया है, वो तो लोग कहते हैं कि लोगों को बताओ भाई कि जिया के जमाने में हमने क्या कुछ देखा है। सो वो आप जिया वाली के बात है। अब जिया में तो नहीं था, जिया का एंड था, अर्ली 90s में था, अर्ली हाँ, 90s का जमाना लेकिन था वो मुझे वाला। कहने दें कि जब आप लिखती हैं ना कि व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द जर्नी, लाइफ बिकम्स मोर मीनिंगफुल, ये आप ही के अल्फाज हैं। तो ये मुझे बताएं, ये जो 90 से आपकी स्ट्रगल शुरू हुई है, स्ट्रगल तो हम नहीं कह सकते, बट ये जो एक जर्नी है आपकी, क्या कैसे शुरू किया, कैसे पता चला एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अंदर है, एक एक जो है वो सहाफी अंदर है, एक शायरा, क्योंकि उस जमाने में भी आपने ये शायरी की, तो मुझे वो जर्नी के बारे में जानना है कि क्या ऐसी इंस्पिरेशन लगी कि सदम रजा जो है वो ये सब काम जो है वो कर रही थी। शाइस्ता, मैं उन लोगों में से थी और हूँ कि जिसको सब कुछ एक्सपीरियंस करना है लाइफ में। ठीक है, वो जो एक कीड़ा होता है ना कुछ लोगों के अंदर के, उन्होंने हर चीज में होना है। तो मुझे कीड़ा बहुत ज्यादा था और है। और एक कीड़ा होता है कि जिसमें आप महसूस बहुत ज्यादा करते हैं, हसास हैं आप बहुत ज्यादा, तो वो भी है कीड़ा। अब ये दो जो कीड़े जब मिल जाते हैं तो फिर वो आपको सुकून से बैठने नहीं देते। सो मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज पेशावर में हुआ, और माशाल्लाह से मेरी फैमिली बहुत एजुकेटेड, वेल सेटल्ड, अच्छे लोग, मिडिल क्लास मैं कहूँगी, एंड वेरी प्राउड ऑफ देम। मेरी मदर, मेरे फादर दोनों बहुत अ, और कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन मुझे कीड़ा था। तो वो जो कीड़ा था उसने मुझे कहा कि निकलो। तो अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो मैंने कह दिया मैं तो काम करना है। तो सबका ये था कि क्यों काम करना है, तो मैंने कहा मैंने तो काम करना है, बहुत हो गया बस अब। So I started working in different newspapers, internships करना पार्ट टाइम, कॉलेज भी करना, उसके बाद वो भी करना, आवारा गर्दियां भी करना। ठीक है। तो और माशाल्लाह से अम्मा अब्बा की बहुत ज्यादा, फादर की स्पेशली बहुत सपोर्ट थी, तो खुद ड्राइव करना, सब करना, सारी चीजें। इंटर्नशिप्स की डिफरेंट, बहुत बड़े बड़े पेशावर के न्यूज़पेपर्स के साथ, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ दुनिया का वक्त से पहले देख लिया। जो सुनते थे उसको एक्सपीरियंस कर लिया। सेक्सुअल हरासमेंट का वर्ड बाद में पता चला, हुआ क्या वो पहले हो गया। अच्छा, पता चला एक्सप्लॉयटेशन का वर्ड बाद में पता चला, कैसे होती है वो हो गई। सो बहुत से जो जो चीजें हैं ना, एक्सपीरियंसेस, तो वो ऑन ग्राउंड बड़े वो किए। अच्छा, इसमें जब आप कर रहे होते हो तो आपको ये नहीं है कि कोई बहुत स्मूथ जर्नी है, और मैं इसके लिए बहुत रेजिलियंस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, इसके लिए आपको अपने से कमिटमेंट चाहिए। तो वो सारा कुछ किया बहुत अर्ली 90s में। वुमेन एक्शन फोरम का पहला पेशावर में चैप्टर बना, वाज पार्ट ऑफ इट एज अ स्पोक्स पर्सन। सीडा की कॉन्फ्रेंस हुई, आई वाज देयर। लूर लूर फिरना, कहानियां इकट्ठी करना औरतों से रिलेटेड, उस वक्त भी कीड़ा यही था कि औरत के साथ बहुत कुछ है, क्योंकि बचपन के और जिंदगी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस थे जिसने जिंदगी में बहुत पहले बड़ा कर दिया। तो मैं एहसास ये हुआ कि औरत के साथ आ, मतलब जो बाहर हो रहा है, तो वो तो 1% भी नहीं है जो चार दीवारी में हो रहा है। उस चार दीवारी का तो कोई जिक्र ही नहीं है यस। कहीं भी जिक्र।
यस। तो पेट्रियार्की क्या है कुछ नहीं पता था ना, नहीं पता था। और वो मुझे अभी याद आता है, हम कहते थे बड़े बड़े जोर जोर से ना, पूरे पेट से जोर से नारे निकालते थे, औरतों का हकूक। हकूक पता नहीं था, हकूक की डेफिनेशन नहीं पता थी, राइट्स क्या होते हैं, क्या चिड़िया है, औरत का मकाम क्या होना चाहिए, हम नहीं जेंडर मानते क्या है। जुल्म के हाँ, राह पे। नहीं नहीं, बस यही वो जुल्म क्या है, जुल्म की असल डेफिनेशन क्या है, पता नहीं था। कुछ नहीं पता था। तो जब निकल के एक्सपीरियंस करके, कहानियां इकट्ठी करके, मेरी एक पोएम है, मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। हाँ। मैं काम कर रही थी, अभी भी मुझे गूज बम्स हो जाते हैं मैं बताने लगूं तो। मेरी उम्र थी 20 साल, और मैं जो स्टोरीज कर रही थी उस वक्त, वो कर रही थी उन खवातीन की जिनको अब उनको उस जमाने में मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता था ना, इतनी हमारी सेंसिटिविटी नहीं थी, हम उसको साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशन नहीं कहते थे। तो जो मेंटल हॉस्पिटल था और जो जेल था, वो एक ही प्रेमिसेस में, पेशावर के अंदर। ठीक है। तो जब जेल हदूद और ड्रग्स के केसेस की वजह से औरतों की जेल भरने लगती थी, क्योंकि हदूद तो बहुत आम था उस जमाने में, हर किसी पे लगा दो आप और हदूद केस में अंदर कर दो। तो उस जमाने में वो फिर ये करते थे कि वो खवातीन को जगह वहां नहीं मिल रही, तो वो मेंटल इंस्टीट्यूशन जो हॉस्पिटल है वहां भिजवा दिया कि यहाँ हाउस हो जाए। तो मुझे ये बड़ी, जब मुझे पता चला, क्योंकि वहां की एक साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ ही थी, उन्होंने मुझे ये बात बताई। अच्छा, मेरा आना जाना उस जगह शुरू हुआ। वो लोग जहाँ कोई अपनी बच्चियों को नहीं भिजवाता, मैं बड़े धड़ल्ले से दिन में 3 चक्कर लगा लेती थी, औरतों के साथ बैठती थी, उनकी कहानियां इकट्ठी करती थी, खुद बच्ची थी भाई। और अब एहसास होता है कि कितनी बच्ची थी और कितनी मासूम थी। आ, जब अच्छा, वो जो वहाँ के एसपी डीएसपी, मुझे याद नहीं, उनसे बात की, मैंने कहा मुझे कुछ स्टोरीज चाहिए आपके, ये जो यहाँ की जेल की खवातीन, मैंने उनके इंटरव्यूज करने, उन्होंने कहा कर लें, क्योंकि मैं फेमिलियर फेस हो गई थी उस जगह का। मैं वहां गई और मैंने एक बूढ़ी औरत को इंटरव्यू किया। वो औरत जो थी वो होगी कोई, मतलब बुढ़ापा, हमारे यहाँ गुर्बत जो है, बुढ़ापा बहुत जल्दी ले आती है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत बूढ़ी है, होगी 60 की होगी जो भी। और वहां किस किस सिलसिले में थी कि उसने अपने दामाद को मर्डर किया, उसने, उसकी बेटी ने, और लाश गायब कर दी। भाई लाश अभी नहीं पुलिस को मिली, हम्म। लाश का भी उनको नहीं पता था, बस उस पर इल्जाम था, उसके रिश्तेदारों ने करवा दिया। उसने मुझे बताया कि उसको टॉर्चर कैसे किया जाता। और शायस्ता अब तक मैं सोचती हूँ, और उस पर मेरी एक नज़म है, मैंने अपनी किताब में इन चीजों को डॉक्यूमेंट किया है। उसकी शलवार नीचे से फटी हुई, और रुई के ऊपर लाल मिर्चें लगा के वो उससे उसको टॉर्चर कर। मतलब एक 20 साल की लड़की के जहन में भी नहीं आ सकता कि ये सब क्या है। और ये जब मैंने बाद में रिकॉल किया, मेरे लिए उस वक्त भी उसको सुनना और वो करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये सुना। अच्छा, मतलब बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी कहानी। मैं डिप्रेशन में भी चली गई थी, जिंदगी की अपनी चीजों की वजह से भी, और जो सब कुछ मैं देख रही थी जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन था, जो कि सोसाइटी, जो घरों में हमें बताया जाता है ना, हम्म। औरत की इज्जत है, औरत का मकाम है, माँ बहन बेटी फला फला फला। मुझे पहले पता चला कि ये कितने खोखले दावे और नारे हैं, ये कितना पेट्रियार्की, पेट्रियार्की का सर पैर नहीं पता था, पिदरसरी माशरे का नहीं पता था। सिर्फ ये पता था कि ये जो कहानियां मैंने किताबों में पढ़ी हैं, जो हम्म। मुझे मेरे स्कूल में बताया गया, जो मेरे माँ बाप मुझे बताते हैं, वो तो माशरा है ही नहीं, हम्म। माशरा तो कुछ और है। सो ये सारे एक्सपीरियंसेस थे जो कि मैं बहुत उनको, और फिर उन औरतों को देखा जो कि पागल खाने में रह के पागल हो, उन औरतों को देखा कि जिनके ऊपर सिर्फ ये इल्जाम था, उनके मियाँ ने उनको तलाक दे दी, ना निकाह रजिस्टर ना तलाक रजिस्टर। हम्म। ठीक है। हम्म। लेकिन क्या रजिस्टर? हदूद का केस रजिस्टर, अगर वो शादी कर लेती है तो हदूद का केस रजिस्टर। सो
जिसको कहते हैं ना कि उस जुल्म को उस लेवल पे देखा। और जब भी कभी कभी मेरा दिल, और इसी वजह से मेरी जो तीनों किताबें हैं उसमें सब कुछ है, ये अपना भी दर्द है, अपनी भी जिंदगी का स्ट्रगल है, अपना जो भी सारा सफर किया अपनी जात के ऊपर वो भी सब कुछ है, और औरतों के हवाले से भी बहुत कुछ है। तो और बस यही यही सब कुछ। नहीं सदफ रजा, हमने आपको बिल्कुल भी वो उस साइड, वो जिसे कहते हैं ना, इतना ले जाके आपको खफा नहीं करना था। आई नो ये एक्सपीरियंसेस इंसान को बनाते भी हैं और वो शायद हमारे अंदर एक कमिटमेंट भी पैदा करते हैं, लेकिन पिशोरी होने दे नाते तुसी घबरा नहीं सकते, क्योंकि मैं खुद भी नहीं नहीं, पिशोरी हूँ। बिल्कुल और नहीं, हमारे बिल्कुल। अंदर इतना ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना कि असि कहने हम कुछ भी हो जाए साने काम करते रहना है ना, किसी से हाँ नहीं डरना हाँ और चलते हाँ रहना है, क्योंकि हम इतना कोशिश हमारी होती है कि ये जो जितना कुछ भी हम एक्सपीरियंस करें, ये बहुत कम खवातीन होंगी या शायद कम लड़कियां होंगी जो फील्ड में इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस करें और फिर उस हवाले से उनकी जिंदगी का मिशन ही ये बन जाए कि उन्होंने कुछ करके हाँ। दिखाना है। सो बस आप जो मेरा तो अपने आप से, हाँ, मेरा जी तो अपने आप से उस वक्त मैंने ये कमिटमेंट किया कि दिस इज व्हाट। अच्छा, मैंने एजुकेशन मेरी डिफरेंट थी। जर्नलिज्म मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बन जाऊं। मैंने कहा मैं तो डॉक्टर नहीं बनने लगी। और उस पर बहुत झगड़े हुए, बड़े फसाद हुए, हमें तो मतलब सुनना पड़ता था अपने वालिदैन की। मैंने कहा मैं तो जर्नलिस्ट बनना है। मैं जर्नलिस्ट बन गई, कवर स्टोरीज कर रही हूँ, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, एक्सप्लॉइट हो रही हूँ, तनख्वाह नहीं मिलती थी बहन हमें। कई कई महीने पैसे नहीं मिलते थे। और जो फ्रीलांस लिखना होता था वो तो ऐसे ही है कि हवा में छोड़ दो, अल्लाह वास्ते कर दो। अच्छे अच्छे अखबार आपको टका भी नहीं देते थे। तो आई एम, मतलब दिस इज, इंटर्नशिप पे क्या पैसे मिलना, कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अपनी पॉकेट मनी, और जिसको कहते हैं ना कि शौक ऐसे नहीं थे कि कपड़ों पे लगा दिए या ये कर दिया। तो जो भी पैसे मिले हुए होते थे घर से, वो फिर इन सब चीजों में अपने लेकिन स्ट्रगल पे आपने कहा इस्तेमाल जो होते थे। पैसे मिलते भी थे वो भी वैफ और इस तरह की स्ट्रगल में चले जाते थे, हाँ, जहां पे आपने मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी होती थी, जहां यस पे आपने यस। लोगों को इकट्ठा करना होता था। तो कैसे कर लेती थी ये सब कि एक तरफ वो जो है होता ये तो था। मिला नहीं हाँ, वो मैं, मिलता। फिर ये हुआ ना कि फिर मुझे हुआ कि मुफ्त तो काम करना ही है, लेकिन वो नौकरी भी कभी कोई पकड़नी है ना। तो मेरी पहली नौकरी की जो तनख्वाह थी वो 2,000 रुपए थी। तो वो 2,000 से, और वो उसी जगह थी जहां हम जाके वुमेन एक्शन फोरम की मीटिंग्स करते थे, पीसी में। हाँ ठीक है, वहां मैं मुझे जॉब मिली। तो और हमारा क्या होता था कि हम अपने 50-50 रुपए जमा करके ना वहाँ चाय पी के आते थे मीटिंग कर कर। जी, हम बहुत एम्पावर्ड खवातीन है, बड़ा अच्छा लगता था 50 रुपए की चाय पीसी में बैठ के पीना, और वो मासूम किस्म की बातें करना कि हम दुनिया को यूं करके बदल देंगे और यूं कर देंगे और यूं कर देंगे। सो बेसिकली वो भी सारा था, वहां बहुत कुछ लगता था। जाहिर है उस जमाने में प्रिंटिंग ऐसे नहीं होती थी, बैनर्स भी खुद बनाए जाते थे, लिखा भी खुद जाता था, बहुत सारी चीजें ऐसी होती थी। और आना जाना जितना करना है, अल्लाह का शुक्र है मेरे वालदैन, मेरे फादर जो है उनकी जो गाड़ी थी वो मैं बहुत अर्ली एज से चलाने लगी थी, टीन एज से। तो बड़ा अच्छा लगता था कि, और उस जमाने में 50 रुपए का तकरीबन कितना लीटर, तकरीबन 10 लीटर पेट्रोल डल जाता था। आई यूज टू फील सो गुड कि मैंने खुद पेट्रोल डाला है। तो ये छोटे छोटे लेवल ऑफ जो जिसको कहते हैं ना एम्पावरमेंट के लेसन्स। फिर अम्मी ने कहा कि बेटा किस्तें डाली जाती हैं, सेव किया जाता है, तो ये भी बहुत ही एक बड़ा लेसन लगा। तो फिर सेविंग शुरू हो गई, उसमें भी पैसे जो होते थे। फिर माशाल्लाह से जाहिर है विद इन वन एंड हाफ मिलना शुरू, ईयर मेरी, रिकग्निशन हाँ, मिलना शुरू है। तो सदफ वैफ का तो हम किताबों में पढ़ते हैं कि उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप कैसे देखती हैं वैफ की स्ट्रगल को, और आज जब औरत मार्च की मूवमेंट देखती हैं खवातीन के लिए, एक तरह रिवाइवल ही है पाकिस्तान में इस मूवमेंट का, कोई कंपैरिजन है? मैं ना, क्योंकि मैं खुद डेवलपमेंट सेक्टर के साथ, लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ मैं डेवलपमेंट सेक्टर के पैरेफरी पे रहती हूँ। ठीक है, मैं डेवलपमेंट सेक्टर को हम्म पूरी तरह से ओन नहीं करती। हम्म। क्योंकि मुझे वो टाइम याद है कि जब हम धड़ धड़ करते हुए जो आपका चीफ मिनिस्टर है उसके ऑफिस में घुस गए थे। हमने कहा भाई आप जो भी करें, हमें तो एक अदद औरतों के लिए शेल्टर चाहिए, हमें तो चाहिए दारुल अमान, हाँ चाहे आप कुछ भी करें। ठीक है, एजेंडा सेटिंग जो थी ना कहीं और से नहीं हो रही,
अच्छा। हमें जो महसूस होता था हम वो करते थे और उसमें था। अच्छा, फिर हुआ ये कि हमारा तो एक छोटा सा ग्रुप था, हम 3-4 लड़कियां थे, और जो माशाल्लाह से इस वक्त बहुत आइकॉनिक, मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकली हुई खवातीन हैं। सितारा है, मुसरत है, ये सारे लोग माशाल्लाह से अपने अपनी जिंदगी के बहुत और बड़ा स्ट्रगल के बाद पहुंचे, बड़े अच्छे लोग, मैं उनको ये कहूंगी। 2 बाहर होती हैं, फरा और एक और है रिजविया, वो बाहर होती हैं। और उसके बाद अच्छा, फिर मेरा ये था कि मैं जॉब भी करने लगी थी, और मतलब जब ये सारी चीजें होती थी तो शामिल हो जाती थी, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि मेरा फुल टाइम 9 to 5 जॉब हो गई थी, तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व रहती थी। और वहां का भी मैं एक सेक्सुअल हरासमेंट वाला वो बताऊंगी कि मैंने श्योर। कैसे एक उधर वो किया, कैसे उस मतलब इशू को एड्रेस किया था, वहां एक खातून के साथ हो रहा था। सो बेसिकली जब मैं इस्लामाबाद मूव हुई, दैट वाज इन 92, दिसंबर 92। और अच्छा। यहाँ मुझे दावत दी गई कि मैं आऊं यहाँ के वेमेन एक्शन फोरम की मीटिंग्स में, तो वो मेरे लिए बहुत एलियन था, मुझे उन खवातीन की समझ नहीं आई, ठीक है। और मुझे समझ नहीं आई उस सारे माहौल की, उन बातों की, मुझे बहुत, मैं कोई जजमेंट नहीं पास कर रही, लेकिन मुझे बहुत अजीब सा लगा, या शायद मैं बहुत छोटी थी, मुझे शायद पता नहीं था, तो मुझे उनकी बातें, उनकी चीजें, मुझे वो नहीं अपील की, तो मैं फिर वेमेन एक्शन फोरम से हट गई। बस फिर मेरा ये था कि कभी कभी लिख लिया, कभी कभी क्या, फिर मैं मुख्तलिफ मैगजीन्स के लिए लिखती भी थी, और मेरी अपनी पढ़ाई भी चल रही थी। मेरे लाइफ में बहुत बड़ा क्राइसिस उस वक्त चल रहा था, जो शायद किसी को पागल कर देता हूँ, मुझे भी ऑलमोस्ट उसने पागल ही कर दिया था। बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन ये कि उस वक्त समझ आ गई कि जो मैंने स्ट्रगल किया है, ये जो मेरा हमारा स्ट्रगल था, वो डिफरेंट। हमें कोई ऐसा रिकग्निशन नहीं मिली, हमें कोई ऐसा वो नहीं मिला, बट एक दिल में सुकून था कि जो एक दफा मुझे याद है, मैं क्योंकि अफगानी खवातीन बहुत आ गई थी उस सारे अफगान वॉर के बाद, और उसके हवाले से जो ये आपका जो ओल्डेस्ट प्रोफेशन, मैं नाम नहीं लूंगी, वो लेबलिंग हो जाती है, वो बड़ा फ्लरिश कर रहा था पेशावर के अंदर। हम्म। और वो एक रोड थी जिसके ऊपर से उन बेचारी एक्सप्लॉइटेड खवातीन को पिक किया जाता था। मतलब मेरी पूरी हमदर्दियां उन औरतों के साथ है, मैं उनको बिल्कुल वो नहीं करूँगी, वो जाहिर है वो इतनी मजबूर थी कि वो क्या करती। तो मैंने उन पर स्टोरी की और स्टोरी के बाद मुझे धमकियां भी आई थी, जब वो पब्लिश हुई थी तो उसके बाद धमकियां भी आई। डर के भी रही कुछ दिन, तो काफी डर लगता रहा बाहर निकलते हुए कि कुछ हो जाएगा, उठा ली जाऊंगी, मुझे क्योंकि समझ कहा नहीं गया था कि आती, उठा लेंगे। लोगों को जब हम उनको आईना दिखाते हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, क्यों ऐसा रिएक्शन देते हैं? या तो हम झूठ लिख रहे हैं, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि उन औरतों को हम जरूर गालियां देंगे, उनको लिबलाइज करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे कि जी, अब आज भी आप अखबार उठा लें तो आप कहेंगे कि जी कुछ खवातीन ऐसे धंधा करते हुए पकड़ी गई, क्योंकि हम, हमारा तो काम ही यही है कि हम इनसेंसिटिव। लेकिन माशरे की ये तो हकीकतें हैं, उन मर्दों को हम कभी भी फोकस नहीं करते, और वही मर्द फिर आपको धमकियां भी दें कि जी इन इश्यूज के ऊपर ना लिखें। तो ये तो बहुत ही कंट्रडिक्शन है जो चलती है हमारे सामने। बट ये हमारा मुआशरा है ना। और आज अभी हमारे घर में कुछ लोग आए हुए थे और मैं पूरी हिस्ट्री बता रही थी, एक वो मूवी चल रही थी, तो उस मूवी से बातचीत स्टार्ट हुई। तो जो खातून मेरे सामने बैठी हुई थी, मेरी अपनी रिलेटिव है, तो मैं उनको पूरी औरत मूवमेंट की, यूरोप की बता रही थी। मैंने कहा ये जो ये औरतें नजर आती है ना, ये 100 साल पहले, 150 साल पहले ये भी अपने शौहर और बाप की प्रॉपर्टी थी। यस। लेकिन यस। उस माशरे ने अपने आप को कैसे री इन्वेंट किया, उसने, वो भी, वहां भी इज्जत का सवाल था, वहां भी औरतें जो थी इज्जत थी, क्योंकि बिल्कुल। पेट्रियार्की थी। तो अब आप समझें कि ये किसी को समझाना उसी के अंदाज, मैं पूरी कहानी मतलब यही बता रही थी कि उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, उन्होंने किन किन इंस्टीट्यूशंस को अपने स्टेट से निकाल दिया, जिनको हम बड़े दिल से लगा के चल रहे हैं। मैंने कहा वहां भी तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तलाकें नहीं होती थी, लेकिन उनकी स्टेट के लेवल पे तलाकें होने लगी, और भी बहुत सारी चीजें। आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग इन डिटेल कि ये सारा स्ट्रगल क्या है। और जाहिर है लोगों को आम, इवन हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियों को चीजों का नहीं,
मुझे यही होता है, मैंने जेंडर ट्रेनिंग जब मैं करती हूँ जाके, और ऑर्गेनाइजेशंस में जब मैं जाके करती हूँ, पढ़े लिखे लोग, डेवलपमेंट सेक्टर के पढ़े लिखे लोग, कंडीशनिंग नहीं है, अल्फाज हैं, लफ्ज हैं बोलने वाले जो कि खोखले हैं, अंदर का माहौल जो है वो वही सारा कई सौ साल से जो बता दिया गया वही चल रहा है। लफ्ज हैं, और वो लफ्ज अब हम जैसे लोगों को तो पता चल जाता है कि इसमें कितनी सिंसेरिटी है, हाँ, कितनी सबक पढ़ाई है, बिल्कुल कितना एजेंडा सेटिंग है, सब पता चल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो नहीं पता, पता नहीं या मानना नहीं, दो लेवल हैं। एक तो आपको पता ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, तो आपकी आंखें खुल जाती हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। और फिर जब मैं मजहब से भी एग्जाम्पल्स देती हूँ, क्योंकि जाहिर है, अल्लाह का शुक्र है, मताला पढ़ा है, स्टडी है, तो चीजों का पता है। मजाहिब के हवाले से जब बात होती है, वहां से चीजें निकाल के हाँ जब एग्जाम्पल्स दी जाती हैं, तो लोगों की आंखें, ये तो मतलब जब उनको एक नया पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, हाँ, क्योंकि वो तो या तो पता नहीं रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव इंटरप्रिटेशन चलती है ना, वो तो वो हाँ चाहते हैं हाँ, औरत जो है वो पीछे ही रहे, वो इस तरह की इंटरप्रिटेशन तो मानते ही नहीं। मानते ही नहीं। अच्छा, वो तो मतलब चलो, मतलब जाहिर है मैं डेवलपमेंट सेक्टर की बात कर रही हूँ कि जहाँ मतलब सो कॉल्ड बहुत लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं, जिनको बहुत कुछ पता है। अच्छा, फिर दूसरा लेवल है अंदर की, जो जो सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ दे। एक तो जो जानता नहीं है उसको तो मैं कहती हूँ कि चलो भाई, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं, औरत हो या मर्द हो, ये शायद पहली दफा ये कहानी या ये बात सुन रहा है। और ये जाहिर है कहानी की तरह हम बयान करते हैं, हम उसमें कोई वो फिलोसफी नहीं होती, हमें एक वो जो एक पर्सपेक्टिव होता है कि देखो ये था हजारों साल से सिलसिला, ये सारे माशरत ऐसे इवॉल्व की है। औरत और मर्द का जो जो आप जिसको जेंडर रोल कहते हैं, वो क्या चीज है? एक होती है कंडीशनिंग, आपको हम्म। पता सब कुछ है, आपको सब पता है, आप सब जानते हैं, आपके पास सबसे बड़े नारे हैं एम्पावरमेंट के, फेमिनिज्म के, औरत की बराबरी के, लेकिन कहीं भी उनका जो है ना, आपके अंदर को ना छू जाए वो बात। और ऐसी मर्द मर्द भी हैं ऐसे, और ऐसी औरतें भी हैं। बेशक बेशक। और ये सबसे बड़ा रियल डैमेज है। ये वो डैमेज है जहां जिसको आप क्या कहें, कि आपको पता है और आपने इंटरनलाइज नहीं किया, क्योंकि इंटरनलाइज करना इतना बड़ा थ्रेट है। वो ये है कि जैसे आपकी लाइफ टॉप्सी टर्वी हो गई, तो हो जाए, एक नया पर्सपेक्टिव लाइफ में होने में क्या हर्ज है। लेकिन यही लोग हैं जो जिनके सबसे बड़े नारे हैं, और सबसे बड़ी और इनकी यही वो है। इसके एक्सप्लॉइटर्स भी हैं। बट सदफ, यहाँ मैं, मेरा ख्याल है कशमाला तारिक ने जब ये बात कही थी ना कि ये जो सुबह के वक्त जब आप गुड मॉर्निंग मैसेजेस किसी को भेजते हैं, इट्स आल्सो एन हेरासमेंट, तब लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि ये कैसे, भाई क्यों आप किसी गैर औरत को जो है वो सुबह सुबह आप उनको सुबह बखैर का मैसेज करें, जबकि आप अपने घर की औरतों को सुबह बखैर की जगह उनके गले घोंट रहे होते हैं। तो दिस सेक्सुअल हेरासमेंट जो है ना, जिसका आप शुरू से जिक्र करी है, कुछ बताएंगी कि जो वाकया आपने जिसका जिक्र करी थी वो अच्छा, क्या था? मैं दो वाक्य बताऊंगी, एक प्लीज। अपना हवाले से बताऊंगी, और एक जो है जिसको मैंने डील किया। अच्छा, तो ये था एक अदद अखबार, नाम नहीं लूंगी अखबार का, ठीक है, हम्म और उस जो ब्यूरो चीफ था उसका भी नाम नहीं लूंगी, हम्म ठीक है। मर चुका है, और अल्लाह, हमेशा मैं कहती हूँ कि अल्लाह उसको करवट करवट दोजख नसीब करे, बिल्कुल ब्लंटली कहती हूँ, क्योंकि हम्म मैं शायद पहली ना हूँ, पता नहीं कितने लोगों के साथ उसने ये किया हो। हम्म मैं हम्म शायद पहली थी कि जिसने उसको कन्फ्रंट करके उसको अपनी जगह पे ले आई। और इस वक्त मेरी उम्र भी अगेन वही 19-20 ईयर्स, मैं बड़ी नहीं हूँ, ठीक है। मैंने एक अखबार में काम करना शुरू किया, और इसलिए और भी किया क्योंकि घर वालों ने कहा कि ये जो बंदा है, ये तुम्हारे, मेरे नाना की बड़ी इज्जत पेशावर में, उनका हम्म। घर, उनका नाम सब बहुत। और माइग्रेट किया था उन्होंने, सेटल वहीं हुए थे। तो मेरी खालाएं, मेरी अम्मी बहुत, मतलब माशाल्लाह से उनका एजुकेशन, उसमें बहुत एक वो इज्जत और एक मकाम और एक सब कुछ। तो ये तुम्हारे नाना का वो है, दोस्त है। उस मतलब, तो अब नाना की तो डेथ हो गई थी उस वक्त तक, लेकिन ये कि इस लिहाज की वजह से ये बंदा जो है, मतलब ये तो नहीं था, बस ये था कि भाई वो प्रोटेक्शन होगी तुम्हें उस जगह, जो एक होता है ना सबका। हाँ, मैंने गई, मैंने खुद अपना इंटरव्यू दिया, मैंने बताया मैं उनकी फला फला की नवासी हूँ,
तो मैंने काम शुरू, उन्होंने कहा ठीक है तुम आ जाओ, और ये तुम्हारा काम ही होगा कि तुम शाम के 5 बजे से लेकर 8 बजे तक ये सारी जो प्रेस रिलीजेस हैं इनको तुम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। जी। पागलों की तरह लगे हुए होते थे हाँ। ट्रांसलेट करने के लिए। ये आया, तुमने कहा ठीक है काम करना था भाई, काम करने में नखरा क्या, करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद उसने कुछ मुझसे इनअप्रोप्रिएट किस्म की बातें कहनी शुरू किया। तो मैं बहुत बोल्ड थी, मुझे किसी से डर नहीं लगता था, और लड़कों से तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। लड़कों की पिटाई भी कर देती थी, बातें भी सुना देती थी, बिल्कुल कोई वो नहीं था कि लड़का है तो फला है मामला। तो वो लड़के, मर्दों का नहीं पता डिफरेंस बिटवीन अ लड़का एंड अ मर्द। लड़के बेचारे, उनको फिर भी मैं कहूंगी कि उतने वो नहीं होते। मर्द जो मर्द जो बनता है ना, वही असल में माशरे की जिसको कहते हैं। अब मैं मतलब जाहिर है उसमें अच्छे भी मर्द हैं और बुरे भी मर्द हैं। वो मर्द हैं जिन्होंने सोसाइटी का बिल्कुल वो चेंज कर दिया, और ऐसे भी हैं कि जो कि पूरा उस सोसाइटी को लेके बैठ गए, घरों को लेके बैठ गए। तो उन साहब ने मुझसे कहा, अच्छा वो एक दिन मुझसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ना सूप पिलाता हूँ। मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वापस आई थी, तो सर कहती थी मैं उनको, मुझे कोई ऐसा मसला नहीं लगा कि मैं बिल्कुल मतलब मतलब क्या है, मेरे नाना जितने हैं यार, इससे क्या फर्क पड़ता। हम्म। वो मुझे सूप पिलाने ले गए एक बहुत मशहूर होटल के अंदर, और वापसी में उन्होंने कुछ बातें मुझसे इस तरह की कही कि मेरा दिमाग वहीं भग से उड़ गया। मैंने कहा मेन मेन रोड पे, मैंने कहा गाड़ी यहाँ रोके आप जरा। मैंने कहा अगर आप रोकते नहीं है ना तो मैं अभी चलती हुई गाड़ी से उतरती हूँ, मैं आप लोगों को जमा करती हूँ यहाँ। अच्छा उनको अभी वो सिर्फ बात कर रहे थे, मजाल नहीं थी उनकी कोई जेस्चर करने। वो कुछ जिसको कहते हैं ना प्रोपोजिशंस थे उनके पास, कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी जर्नलिस्ट बना दूंगा, तुम्हारा इतना बड़ा नाम हो जाएगा। ये बात कह रहे थे मुझसे। हम्म। मैंने उनकी वहीं इज्जत अफजाई की। रात के 9 बजे थे, मैंने कहा मैं हम्म। यहाँ उतर के घर जा सकती हूँ, मुझे कोई मसले की बात नहीं। खैर आई रीच्ड होम, और उसके बाद मैंने फिर सबसे कह दिया कि मैं आइंदा इस जगह नहीं जाऊंगी। और मुझे अभी भी याद है कि उनका बेटा मुझसे छोटा सा था, उनका बेटा एक सबसे छोटा 50-60 उन्होंने शादियां की नहीं थी गालिबन। हम्म। कोई हम्म। मर जाती थी या किसी को तलाक दे देते रहे थे, या कोई मर जाती थी तो उसकी जगह दूसरी ले आते थे, ये उनकी रिवायत थी। हाँ। बहुत इज्जतदार थे माशरे के अंदर, बहुत ज्यादा। उनका एक कोई किसी बीवी का छोटा बेटा हो, बहुत अच्छा बच्चा था वो, बाजी बाजी कह के मुझे बहुत वो करता था। तो खैर एनीवे कहानी खत्म ये कि मैंने उस ऑफिस में मैं दोबारा गई नहीं। हम्म। और मुझे अभी भी, और शायद उनको तो याद भी ना हो, रहीमुल्ला यूसुफ जई साहब यस। को। यस। रहीमुल्ला यूसुफ जई साहब के पास में गई, और उनकी नेकी आज तक मैं नहीं भूलती। उन्होंने कहा तुम यहाँ कर लो, क्योंकि मैंने वहां काम किया था ना, और मुझे कोई सर्टिफिकेट वहां से नहीं मिल रहा था। और ही वॉज सच अ नाइस पर्सन। हम्म। उन्होंने कहा कि भाई तुम फिक्र ना करो, तुम कभी कभी इधर लिख दिया करो, और तो जो तुम्हें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो हमारे उससे मिल जाए। बहुत बड़ी बात है, अभी हम्म। मैं सोचती हूँ ना। और उस वक्त न्यूज प्रॉपरली निकलना नहीं शुरू हुआ था, और वो इतने बड़ी एज के नहीं थे कि मैं ये कहूँ। तो मतलब अच्छे लोग भी थे और बुरे लोग भी थे। तो बहुत रिस्पेक्ट उस वक्त से लेकर अब तक मेरी रहीमुल्ला यूसुफ सईद के हवाले से मेरे दिल में रही। उनको तो शायद ये वाकया याद भी ना हो, लेकिन मेरे दिल में एक रिस्पेक्ट का मकाम है। आपका जो रिस्पांस मैकेनिज्म था, अगर आपको आवाज आ रही है, जी आपका जी बिल्कुल। रिस्पांस मैकेनिज्म वाज आपने उधर ही स्नप किया और आप उस इदारे से चली गई। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, जो एक हमारे यहाँ पे एक चीज होती है कि जिस तरह विक्टिम ब्लेमिंग होती है, क्या हम जो जो परपेट्रेटर है उसकी ब्लेम और शेम पे आप यकीन रखती हैं? क्या आप समझती हैं कि ऐसे लोगों को मंजरेआम पर लेकर आना चाहिए ताकि दूसरी जो बच्चियां हैं या जो खवातीन हैं जो इस तरह के ऑफिस जाना चाहती हैं या वहां काम करना चाहती है, वो इनसे महफूज रहें? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे बिलीव करती हूँ। मेरे ऊपर बाद में बहुत सारे इल्जाम लगाए गए, और उन साहब ने ये कहा कि ये तो पेशावर के हर बंदे को जानते,
ये तो इज्जतदार है ही नहीं, ठीक वही है। अगेन विक्टिम तो हाँ, वो तो जाहिर है सफर हाँ किया ना, ठीक है। हाँ अच्छा, अब मसले की बात ये थी कि हमारे जमाने में तो कोई ना लॉ था, ना इसका जिक्र था, ना इसका नाम था। हाँ। हम तो वो जेनरेशन है जो कि सेक्सुअल अब्यूज, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट अखबार के किसी उसमें लिख भी नहीं सकते थे, हम्म। इतनी सेंसरशिप थी। हमें जो कहानियां लिखनी पड़ती थी वो इतना घुमा फिरा के लिखनी पड़ती थी, एज इफ कि ये मुआशरे में होता ही नहीं है। और ये सब बड़े अखबारों का ये हाल था। ये मैं नहीं कह रही कि कोई, सब में आपका सेंसरशिप का ये लेवल। तो मतलब ये कि आप उसको क्या कहो, एनीवे मतलब वो तो सारा वहां किस्सा खत्म हो गया। मैं कुछ नहीं कर सकी सिवाय इसके कि मैंने गुस्से में आके पता नहीं 50 पेज की एक नज्म लिख दी थी उसके ऊपर, बड़ा मुझे अभी भी याद आता है। मैंने खूब अपना दिल की भड़ास निकाली थी उसमें। क्या और क्या कर सकते थे आप, क्या मतलब उसका कोई कोई लेकिन मैकेनिज्म नहीं आपके। पॉइंट इज कि मतलब वो रोक नहीं सकी आपकी उस जर्नी, आपके कॉन्फिडेंस ने, आपने उसको वही मुकाबला किया और आप आगे चलती। आपने कहा दूसरा भी एक हेरासमेंट का हाँ, केस जो कि अच्छा, आप। अब ये डेढ़ साल, 2 साल, 1.5 साल के बाद आई वॉज वर्किंग, मैं माशाल्लाह से हम्म आई लैंडेड अ जॉब इन यूएसए, ठीक हो गया। और वहां भी आई स्टार्टेड वेरी जूनियर एंड विद इन सम टाइम मैं एक अच्छे उस पे आ गई, मुझे एक अच्छी पोजीशन दे दी गई। तो जब वहाँ का जो जो था डायरेक्टर था, जो उस ऑर्गेनाइजेशन, जो यूसेट का, एक मैं नाम अगेन सिर्फ यूसेट कह रही हूँ, बाकी मैं नहीं कह रही, तो जो उसको हेड कर रहा था, बहुत अच्छा बंदा था। मेरे दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट, बहुत मतलब मैं उसको बहुत आइडियलाइज करती थी। इतने मजे का आदमी था, इतने मजे का। पीएचडी इन हिज, अगेन उस बंदे से यंग ही, 50-60s में होगा। और मैंने बड़ा सीखा उससे। मैंने रियल, जो कहते हैं ना कि एक आपका प्रोफेशनल कॉन्डक्ट, हम्म। अकाउंटेबिलिटी, लिविंग इन योर ओन ट्रूथ, वो मैंने उस शख्स से सीखी। मैंने उसको बाद में भी बड़ा तलाश किया, मुझे वो मिला नहीं। हुआ ये कि जिस पोजीशन से मैं प्रमोट होके दूसरी पोजीशन पे गई थी, तो उस पे जो पोजीशन पे एक बच्ची थी, बल्कि उस पे भी नहीं, एक रिसेप्शन पे बच्ची थी, बच्ची कहूंगी मेरी उम्र की थी, लेकिन मुझे सब बच्चियां लगती थी अपने मुकाबले में। आई यूज टू, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बुजुर्ग हूँ और बाकी सब छोटे 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 छोटे। तो वो मेरी एज ही की थी। तो क्योंकि मैं बोलती थी, अब होती, तो वो एक दफा रोते हुए मेरे पास आई, कहती है कि ये साहब जो हैं इस ऑफिस के अंदर, ये मुझे ये कह रहे हैं कि मैं वीकेंड्स पे आया करूं, और एक वीकेंड पे मैं गई तो उन्होंने मेरे साथ ये किया, और मुझे नहीं समझ आती। और वो अपने घर को सपोर्ट कर रही थी। हाँ मैं तो अपनी, जिसको कहते हैं ना डेयर डेवर वाली ड्राइव पे थी। मुझे तो कहीं पैसे नहीं देने थे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है ये भी। लेकिन वो बेचारी अपने घर का, जिसको कहते हैं ना, कमाने वाली थी अपने घर की। हम्म और वो बेचारी बहुत मजबूत थी, वो छोड़ नहीं सकती थी नौकरी। तो ये, अच्छा, उससे कुछ दिन पहले अच्छा, उस जमाने में फाइलिंग जो थी वो तो सारी की सारी कैबिनेट्स में होती थी ना। कंप्यूटर्स में तो फाइलें निकल के कैबिनेट ही में नहीं। जाती थी, प्रिंट आउट होके। नए नए वो बड़े बड़े जो है ना डायनासोर किस्म के फॉक्स कंप्यूटर्स फाइल्स आए जो। थे। हाँ, 386 वाले कंप्यूटर्स थे, तो वो जाहिर है ज्यादातर रिकॉर्ड फिर भी पेपर में ही कैप्ट होता था। तो आई वॉज गोइंग थ्रू सम ऑफ द ओल्ड फाइल्स, एंड उसमें मुझे सेक्सुअल हरासमेंट पे पूरा एक पॉलिसी मिली, अच्छा। ठीक है। वो पॉलिसी मैंने निकाल के उसको ऊपर रख लिया था, क्योंकि मुझे अपना वो एक्सपीरियंस याद था। जब मुझे ये बात पता चली, तो मैंने वो पॉलिसी निकाली। हाँ। फिर मैंने बैठ के मेमो लिखा, पॉलिसी उसके साथ अटैच की, और जाके वो जो डायरेक्टर था उसके टेबल पे रख दिया। यकीन जानो शाइस्ता, उसने सिर्फ 2 घंटे लिए। उसने मुझे बुलाया, मुझसे बात की। हम्म। उसने उस लड़की को खामोशी से बुलाया, उससे पूरा किस्सा सुना, हम्म ठीक है। उसने उस बंदे को बुलाया, और वहां बंदे को बुला के वहीं उसको फायर किया। वो बड़ा सीनियर पोजीशन का बंदा था,
और हम्म। इसने पहली दफा नहीं किया था, वो बहुत सारी खवातीन के साथ करता है। और उसको ये लीगल नोटिस दिया कि अगर तुमने इन दोनों खवातीन के करीब भी तुम मुझे नजर आए ना, तो फिर कोई अच्छा वो नहीं। हम्म। हम काफी डरे भी, क्योंकि जाहिर है जिस हाँ। तरह के मुआशरे में आप रहते हो तो आप क्या वो है। लेकिन मुझे आज भी बहुत सुकून है इस चीज के हवाले से, शायद कि जो एक। मेरे साथ हुआ हाँ। वो मैंने किसी और के साथ नहीं हुआ। सो हम लोग बात कर रहे हैं सेक्सुअल हेरासमेंट के कुछ इंसिडेंट्स सदफ ने हमसे शेयर किए हैं। मेरे दो इम्पोर्टेंट सवाल इसी से मुतालिक बनते हैं, क्योंकि जैसे सदफ ने बताया कि वो पॉलिसी उनके हाथ लग गई थी उस इदारे की, जिससे फिर उन्होंने जो हेरासर थे उनको जो है वो सजा दिलवाई, यानी उनको जॉब से ही फारिग कर दिया था। तो ये चीजें होती हैं जब आपके इदारों के अंदर पॉलिसीज मौजूद होती हैं जिनका आप फायदा लेकर फिर आप जो है वो कम से कम ऐसे जो काम होते हैं, जो ऐसी हेरासमेंट होती है, उसको आप उससे बचते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो जो हमारे नजदीक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका उसके खिलाफ एक्शन लेना। सदफ हमें ज्वाइन कर रही हैं, और सदफ मेरे दो सवाल उससे बनते हैं, फिर हम दोबारा से आपकी जर्नी पे आएंगे, क्योंकि आई नो सेक्सुअल हेरासमेंट का बहुत एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो एक तो ये कि आपने फिर, क्योंकि अभी भी आप जब याद कर रही हैं उसको तो आपको तकलीफ हो रही है, तो एक तो ये है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट से बचने के लिए आपने क्या किया, वन। और दूसरा ये कि हमारे जो ये कॉन्सेंट और ये जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है ना, ये जो लोगों के अंदर होना चाहिए, चाहे वो औरत है मर्द है, ये क्यों नहीं हम चाहे किसी भी रिलेशनशिप में देख लें, अगर हम अपने ऑफिस में हैं, हम अपने घरों में हैं, हम मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, ये जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है या कॉन्सेंट है, ये क्यों नहीं हम पैदा कर सके, इसकी अहमियत को हम क्यों नहीं समझते और क्यों नहीं उजागर कर सके। अच्छा, पहली चीज पे आऊंगी और फिर दूसरी चीज पे आऊंगी। पहली चीज ये कि अगर आप लाइफ के इस तरह की सिचुएशन से गुजरे, और ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग थी, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ हुआ है। और उसकी वजह से मैंने सफ़र भी बहुत किया है, और एट टाइम मैं मेडिकेशन पे भी रही हूँ। और फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज से 12 साल पहले मेरी खुद हीलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, और अब माशाल्लाह से आई एम अ चैनल फॉर हीलिंग फॉर सो मेनी पीपल। सो जिसको कहते हैं ना कि आप वो जमीन हो जाते हैं जिसमें आके लोग अपना दुख दर्द सब कुछ, अपना सारा बोझ उतार देते हैं, और अल्लाह आपको ये सलाहियत दे देता है। तो फिर अपने बोझ बहुत कम होते हैं, आप और बोझों के साथ होते हैं, और बहुत खूबसूरत जिंदगी का ये वो होता है। और मैं जितना भी शुक्र अदा करूं, मैं जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। और कभी कभी ये लगता है कि शायद बहुत ज्यादा जिंदगी में इसीलिए सफर किया क्योंकि अल्लाह ने मुझे इस पॉइंट पे लाना था। तो अब जो मैं हूँ और जो मैं कर रही हूँ और जितना मेरा वो है, आ, बहुत शायद लोग ना भी जानते हों, लेकिन जो जानते हैं और जिनको पता है और जिनके लिए मैं वो घर हूँ, उनको पता है कि क्या है। और मैं उसमें, मेरी जात जाहिर है कुछ भी नहीं है, ये सब सब हम यही कहते हैं कि हम तो चैनल हैं, हमारी तो हैसियत कुछ भी नहीं। और वाकई कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह की देन है और उसका करम है और उसका प्यार है आपके साथ। दूसरी बात, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नीड टू हेल्प, सीक हेल्प। ऐसे नहीं होता। आपके पीरियोडिक दोबारा से वो एपिसोड्स होते हैं जिसमें आप अपने क्योंकि सबसे बड़ी बात ये ना कि आपकी इनवैलिडेट हुई सेल्फ, ठीक है। जो अब्यूज है वो आपको इनवैलिडेट कर देती है ना, वो आपको इंसान के रुतबे से गिरा के चीज के रुतबे पे आ जाती है। चीज को, किताब है, कोई चीज है, गिलास है, हम उसको यूं उठा के यूं रखते हैं, हम उसको गिरा भी देते हैं, ठीक है। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये चीज है, तो जाहिर है उस बंदे को जिसको हमने ये डिसाइड किया कि तू चीज है, तू तो, तेरी तो औकात जो है वो ये इससे ज्यादा है ही नहीं। हम चाहें तुझे यूं रख दें, हम चाहें तुझे ऊपर रख दें, हम चाहें तुझे जमीन पे डाल दें, हम चाहें तुझे उल्टा कर दें, ये तो हमारा अख्तियार है। तो वो जो इनवैलिडेशन है ना आपके सेल्फ की, जो आपका वॉयलेशन है आपके सेल्फ की, वो बड़ी तकलीफ दे चीज है, और वो इतने आराम से खत्म नहीं होती।
लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्पाइरल आउट हो जाते हैं। सो यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। अच्छा, अगर आप स्कोर सेटल करने के लिए, वो मैं समझती हूँ कि कभी कभी जरूरी है, इंस्टीट्यूशंस में जरूरी ये है कि किसी और बच्ची के साथ ना हो, तो मुझे सुकून है कि उस बंदे को ने दोबारा शायद कभी जिंदगी में करते हुए सोचता होगा वो, ठीक है। जो पहला वाला था जिसने मेरे साथ किया, वो तो शायद ऐसे ही मर गया, किस तरह की मौत मरा मुझे नहीं पता, लेकिन मर गया। अब वो आप उस कहानी में लग जाएं कि हाँ उसको वहां मिलेगा और उसके साथ वहां होगा, लेकिन जिसके साथ जिंदगी में हो गया और उसने वो एंड ना देखा उसका, तो उसको तो तकलीफ रही ना। तो दो लेवल्स ऑफ हेल्प हैं, एक तो इस पे आपने बोलना है, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने आपको अनकंडीशनली सपोर्ट करना है, ठीक है। आज मैं सुबह यही बात कर रही थी उस खातून से, मैंने कहा कि जब लोग बाहर औरतें जाके कहती है ना कि हमारे साथ रेप हुआ, तो वो ये नहीं कहते कि आप इसको प्रूव करें, वो मानते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको, जिसको कहते हैं ना, सिक्योर करते हैं, वो आपको वो काउंसलिंग, वो हेल्प देते हैं, और उसके बाद वो फिर उस बंदे की ऐसी की तैसी, या जो भी मतलब जाहिर है उसकी ऐसी की तैसी निकाल देते हैं, रेपिस्ट, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ये सिलसिला है ही नहीं, ठीक है। तो आपने जिसके साथ किसी किस्म का भी ऐसा इंसिडेंट हो, मतलब इवन हरासमेंट वाला, मोलेस्टेशन, हरासमेंट, वो आपने उसके साथ अनकंडीशनली खड़ा हो। मैं वालदैन के साथ, मैंने बहुत, जैनब का वाकये से बहुत पहले 90s में मेरा पहला पाकिस्तान में आर्टिकल था चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे, और पहली रिसर्च थी पीर वधाई एरिया की। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट 90s, जब इजाजत नहीं थी सेक्स का लफ्ज लिखने की, और वो एक बहुत ही डेयरिंग मैगजीन था जिसने ये वो किया था, और वो फिर बहुत जगह कोड भी हुई। तो मैं तो उस जमाने से चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे बात कर रही। अभी रिसेंटली जब जैनब वाला वाकया हुआ था, तो मैंने मुख्तलिफ स्कूल्स में जाके पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ, और मैं बहुत वॉलंटरी काम करती हूँ, मैं बिल्कुल भी एनजीओ मोड में नहीं आती जब मैं एक्टिविज्म के अपने लेवल पे होती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूल्स में मैं गई हूँ, मैंने कहा आप मुझे बस, मुझे करने दें, मुझे बोलने दें, मुझे बात करनी। तो मैंने बच्चों की काउंसलिंग की, और मैंने वालदैन के साथ भी किया, काफी सेशंस किए, और इवन अदरवाइज भी। तो पहली जो चीज मैं कहती हूँ ये है कि अगर आपके पास कोई ये क्लेम लेके आ रहा है, तो आपने उसको सुन के मानना है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी प्रोसेस है, क्योंकि उस वक्त आपने कह दिया नहीं तुम्हें शक होगा, ये तो बंदा कर ही नहीं सकता, अरे ये तो कितना नमाजी परहेजगार है, अरे देखो इसकी कितनी बड़ी दाढ़ी है, अरे देखो इसकी माशरे में कितनी इज्जत है, नहीं तुम्हारे दिमाग, तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने ही कुछ कहा होगा, तुम्हारे दिमाग में फतूर रहता है, हमारा माशरा ये करता है। तो पहली चीज जो मैं कहती हूँ ना, कि मैं वो पेरेंट्स को भी कहती हूँ और अदरवाइज भी कहती हूँ कि अगर कोई आए, अव्वल तो ये आना बड़ा मुश्किल काम है किसी के लिए भी, तो आप उसको माने, उसको वो स्पेस दें और उसको सुने, ठीक है। और दूसरा ये है कि जो होगा वो तो अब जाहिर है, सेक्सुअल हरासमेंट का लॉ भी है, और रेप के हवाले से भी है, और मॉलेस्टेशन का भी बन चुका है, और क्या कुछ नहीं हो गया इस मुल्क में, मत मार दिया इन्होंने लेजिस्लेशन कर करके, जिसका जीरो इम्प्लीमेंटेशन है हर जगह आपको जो नजर आता है। तो बेसिकली मतलब ये सारी चीजें, दूसरा जो लेवल है ना वो ये है, अब मैं सारी उससे हटके, आपने अपने लिए हेल्प सीख करनी है, प्रोफेशनल, क्योंकि ये चीजें डिसअपेयर नहीं हो जाती, ये आपके सेल्फ में जाके बैठ जाती है, ये बीमारी बन जाती है, ठीक है, ये दुख बन जाते हैं, ये डिप्रेशन बन जाता है, ये सुसाइड बन जाता है। तो आपने ये रियलाइज करना है कि ये चीजें इतनी लाइट नहीं है, और वालदैन को और आपके इर्द गिर्द जो भी सपोर्ट मैकेनिज्म है उसको रियलाइज करना है कि ये जो है बंदा बंदी इससे गुजरा है, और इसको अब प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, और इसको उस हेल्प की भी जरूरत है जो प्रोफेशनल है। सो ये दूसरा लेवल है। बाकी जो लॉ के प्रोसेसेस हैं वो तो हैं वो अपनी तो है, जगह। लेकिन मेरा जो सवाल है कि कॉन्सेंट और एक्सेप्टेबल बिहेवियर हाँ क्यों ये समझ आता है हाँ, ये? देखें ये नहीं समझ आएगा, आप
ये जो दो लफ्ज कह रही है ना, ये हमारे माशरे के लफ्ज नहीं है। हमारे यहाँ जिना बल जबर नहीं है, नहीं है। कॉन्सेंट का कोई किस चिड़िया का नाम है? मतलब आई जस्ट रियली डोंट वांट टू स्टार्ट ओवर दिस। कहीं किसी औरत का किसी लेवल पे कंसेंट आपको नजर आएगा? लेकिन हम चाहते हैं कि लोग समझें, इन दो अल्फाजों को अगर समझ जाएंगे तो जो अपने साथ का जो दूसरा इंसान है जिसको हम औरत कहते हैं, उसकी जिंदगी बहुत सहल हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए अब मैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करती हूँ। औरत क्या है? औरत चीज है, औरत फर्द नहीं है। ठीक है? औरत इंडिविजुअल नहीं है, औरत में पोटेंशियल नहीं है, औरत में डिफेक्ट है। औरत बेसिकली जिसको कहते हैं ना, डिफॉल्टेड पीस ऑफ द यूनिवर्स है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आदि अगर हम है। अच्छाई माशरे की वो तमाम चीजें हटा दें, एक लम्हे को हम सोचें कि हम एक ऐसी जस्ट सोसाइटी में हैं जहां हर इंसान बराबर है, हर इंसान को मौके मिलने चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव करे, वो चाहे दफातर हो, चाहे घर हो, चाहे बाजार हो, चाहे कॉन्सेंट और एक्सेप्टेबल भी चले, कॉन्सेंट भी ना आए चले, एक दूसरी बात एक्सेप्टेबल बिहेवियर आपका, कि आपको किस तरह से अपने आप को कैरी करना चाहिए ताकि दूसरा इंसान जो है वो आपके शर से, आपकी हरकतों से महफूज है। ठीक, इसमें मैं एक और चीज पे आती हूँ जिसमें मैं ट्रेनिंग जब देती हूँ तो मैं उस पर बात करती हूँ। सप्रेशन टेक्निक्स की मैं बात करती हूँ। ठीक है? अच्छा, होता क्या है कि एक तो वो बात हमने कर ली, और आपने कहा कि हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां जो जस्ट है और वो सब कुछ है और एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। पर्सनल स्पेस, ठीक है? हम्म। हम में पर्सनल स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं। मेरी पर्सनल स्पेस कितने फिट की है, कितने इंचेस की है? ठीक है? मुझे उस पर्सनल स्पेस में अपने आप को कैसे कैरी करना है, और दूसरे की पर्सनल स्पेस कहाँ शुरू होती है? हम तो वो कौम है जो एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं, दिमागों के अंदर, वो इसमें उनकी से ऐसे क्या जिंदगियों में। याद आ गया कि वो जो हमारे अखबारी उसके अंदर जो हम ऐसे टांगों से टांगे लगा के क्यूबिकल्स में बैठे हुए होते हैं, हम क्या बात करें, वो कोविड-19 का मुझे सारा जमाना याद आ जाता है कि वहां तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ये तो जिस चीज की हम एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं मेरे ख्याल से, ये तो मतलब आप देखें कि एक बस में, मतलब एक मुआशरा है ना, और फिर आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हैं, और आपके दिमाग में और आपके उसमें चल क्या रहा है। ठीक है? मैंने माशाल्लाह से दुनिया फिरी हुई है, और मुझे पता है कि अब मैं चाहे कुछ भी पहन लूं, दूसरा चाहे कुछ भी पहन ले, ठीक है, उसका ताल्लुक, इन सब चीजों का ताल्लुक अंदर से है। ठीक है? एक बंदा या बंदी जिसके दिमाग में कोई फतूर है, उसके लिए कोई पर्सनल स्पेस की वो नहीं है। हम्म। वो 3 फुट 3 मीटर दूर से आपको वॉयलेट कर देगा, सिर्फ आंखों के जरिए और जेस्चर के जरिए। हम्म। ठीक है? एक्सेप्टेबल बिहेवियर उन माशरों में आता है जहां लोग अपने ऊपर काम करते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, जहां तरबियत जो है ना, ऐसे तरबियत का लफ्ज यूं थ्रोन अराउंड नहीं होता, बल्कि वो बचपन से और आपके इर्द गिर्द के रवैयों से। हम तो वो वाली कौम है ना जिनको सिर्फ बोलना आता है, जिनके पास अल्फाज बहुत हैं, और तो वो क्या बड़े होली अल्फाज हैं जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो बात ये है कि जब उन लफ्जों को आप जीने लगते हैं तो आपका बिहेवियर बनता है ना, फिर आप आते हैं एक्सेप्टेबल बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर, कॉन्सेंट, टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स अदर्स। यस। तो ये तो अभी हमारी, अभी आप देख लो ना, आप, मैं ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ, मैं एक बंदे को यहाँ खड़ा करती हूँ, एक बंदी को यहाँ खड़ा करती हूँ, मैं कहती हूँ भाई तू इससे बात कर रहा है, ठीक है, तो आप बड़े हो, उसका मतलब हाइट कम है, अब ये तो उस बेचारी का कसूर नहीं ना कि वो 5 फीट की है और आप 6 फीट के हो। अब आपने अपने 6 फुट को
रिस्पेक्टेबल अंदाज में कैसे कैरी करना है कि उसका 5 फुट भी 6 फुट हो जाए। इक्विटी, हाँ इक्विटी किसी को नहीं हाँ पता। उसका 5 फीट 6 फुट होने के लिए आपने क्या करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपके अल्फाज क्या होने चाहिए कि वो अपने आप को 5 फीट क्या 4 फीट का नहीं महसूस करे, वो करे कि मैं इस 6 फीट के इंसान की इक्वल हूँ। हम्म अब आप मुझे बताओ, आप भी मूव करते हो, आपने बड़े पढ़े लिखे लोग देखे होंगे, इन्फॉर्म लोग देखे होंगे, क्या उनको एहसास है? वो आप पे टावर करते हैं, वो यूं आते हैं, क्योंकि वो क्या है, वहां क्या चल रहा है। आप हैं, फर्ज करें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जरा उस जूनियर पोजीशन पे हैं, वो खातून हो सकता है, बॉस हूं आपकी, लेकिन आपके पास एज ये है कि आप 6 फीट के हैं, ठीक है। अब ये तो टाइम है ना आपका कि आप अपना 6 फीट ऊपर यूं करते हैं, आप उस खातून को अनकंफर्टेबल करते हैं, क्योंकि आप के अंदर की जो इनसिक्योरिटी है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, उसकी पीएचडी को, उसकी पोजीशन को, उसकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रही। आप अपने 6 फीट के अंदर है। सो ये जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स बातें हैं, और ये सब बातें जो है अंदर की हैं। और आई मसला विश ये है कि इस मुआशरे में, हाँ आई विश ये इस कॉम्प्लेक्स मुआशरे में ना रहे और इस माशरे की तरबियत न जाने, हम फिर कहीं ना कहीं से तो शुरू करेंगे। सदफ, मेरे पास बस कुछ ही लम्हात जो हम चाहेंगे। एक तो ये कि ऑब्वियसली एक तो मुझे पूरा पता लगा कि जो शुरू में आपने कहा ना कि शायरी जो आप करती हैं, जिससे फिर आपने अपना कैथारसिस भी किया, आपने उसको चैनलाइज भी किया, फिर आपने लोगों को अवेयरनेस भी दी, तो शायरी तो कि आपने कुछ, अगर आप अपने अशार या कोई नज़म हमें सुना सकें जिनसे हमें लगे कि इस माशरे की तरबियत हो सकती है, यहाँ जो है वो इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं और लोगों के जहन जो है वो जहन साजी की जा सकती अच्छा, बस मैंने ऐसे किताब खोली तो ये मेरी किताब है, है। जी। राइट मी इन रेड। यस। ठीक है। ये और आपकी इसमें जो रीसेंट मेरी एक किताब है, इसमें राइट? मेरे, ये राइट मी इन रेड मेरी सेकंड किताब है, और ये पब्लिश हुई है 2012। अच्छा अच्छा। और आई थिंक मेरा अक्स ने एक दफा इस पे मेरा इंटरव्यू भी हुआ था इस किताब के हवाले से, बहुत वेरी नाइस, पहले। वेरी नाइस। अच्छा, इस, इसमें एक, हाँ, इसमें एक नज़म है, और ये मैंने नज़म अपने बेटे के हवाले से लिखी है, जो आप तरबियत की बात कर रही है ना, तो ये उस पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आया है, और अचानक मैंने खोली है तो मेरे सामने आया है। डिसगस्टेड, द टाइटल ऑफ द पोएम इज डिसगस्टेड। When he was 4, the first English word he used in an Urdu sentence was disgusted. Mama, I am disgusted with porridge. Every morning it's porridge. And the saucer I was holding dropped. Late night, same day, I shed my blood and called my husband. Come and check and then tell me, am I the one who poisoned his blood? And tell me, is there a reflection of my grey face on his? If it is, then help me wipe my image from the mirrors around. जो तरबियत है ना, मेरा बच्चा वो नहीं सीखेगा जो मैं बोलूंगी, मेरा बच्चा वो सीखेगा जो मैं कर रही हूँ, जो मैं हूँ। और जो जो आपके साथ कर रहा है, मतलब हम क्यों नहीं समझते कि जो तशद्दुद हमारे पार्टनर्स हमारे ऊपर करते हैं, या जिस किस्म की जबान, जिस किस्म की इज्जत, या जिस किस्म की तज़हीक वो हमारे साथ करते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि ये बच्चे हमारा ही परतव होंगे ना, हमें ही वो, हमसे ही वो सारी चीजें ले रहे होंगे, लेकिन औलाद तो वो फिर उसी की है जिसकी वजह से वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। आखिर में ये कि कोई और एक कुछ और ऐड करना चाह रही हैं तो प्लीज सुनाएं। हाँ, ये भी बिल्कुल बिल्कुल।
ये भी अच्छा, ये मैं अपनी किताबों के हवाले से बात करती हूँ। तो जो पहली किताब थी मेरी, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसमें अपने आप को मैं इतना ओन नहीं करती, उसकी शायरी काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि उस वक्त मैं जिसको कहते हैं, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैं अभी भी माशरे से डरती थी, क्या हो जाएगा। हालांकि ये तो कभी मुझे परवाह नहीं लगी कि क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक जजमेंट का एक ख्याल था कि क्या लोग क्या कहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। जो 2012 वाली मेरी किताब आई, राइट मी इन रेड, इसमें तो जिसको कह देना कि हर चीज जाए भाड़ में ये वो वाली किताब है। अच्छा। So basically, this is where I speak in like my full volume, इस वाली किताब में। ये है एक पोएम है, शी इज माइन। अब ये अगेन एक माशरती रवैया है कि हम औरत को अपनी प्रॉपर्टी या अपना वो कैसे समझते हैं और कैसे बनाते हैं, या वो शी इज माइन एंड माइन ओनली, let not an eye defile her chastity, nor ugly words defame her name, because she is mine and mine only. She is mine, her body, her soul, thoughts in her head and feelings in her heart, from hair to toenail. She is mine and mine only. She is mine, and the ground she walks on, the wall she touches, the space around her, the bed she sleeps on, the shoes she wears, all mine, because she is mine and mine only. You are mine and mine only. Don't let your face be seen. Don't let them touch you, hear you, smell you. You are mine and for me only. Don't talk to them. They may hear your heart. Don't think. They may think you worry. Listen, but listen to me only, because you are mine and mine only. You are mine and I care for you. This color is not for you. This book may corrupt your mind. Yours is not a restless soul, I know. So this music does not define you. You are mine, my love, my life. I know, like me, you don't want to go out tonight. The curry is good, but add more spice. Then it would be to our liking. Yellow is fine, but it hurts my eyes, so wear green. See how good you look? You are mine, so become me. एक्सेप्टेबिलिटी का ये लेवल है, तो आप क्या एक्सेप्ट करती हैं? ये वो दीवाने का एक ख्वाब ही है, लेकिन ये कि बहुत ही खूबसूरत। आई गेस आई शुड हैव दीज कलेक्शंस ऑफ योर्स। क्या माशाल्लाह आपने इनको नाम दिए हैं, हर किताब का नाम बहुत डिफरेंट है। जैसे राइट मी इन रेड है, फिर एक आपकी किताब है जो शायद पहली वाली, आई डोंट नो, लाइक अ Like स्लीप a sleepwalker, like a वॉकर। sleepwalker. और मतलब थर्ड वाली है in the space of a dream. इन द In the स्पेस space ऑफ of अ ड्रीम। सो एक जर्नी है आपकी जहां पे अब आप खुलकर अपने इमोशंस का इजहार कर रही हैं। आखिरी हाँ। सवाल, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में और खास करके जिस तरह के हमारे माशरे हैं उसमें खवातीन का फ्यूचर, हमारी बच्चियों का फ्यूचर सेफ लग रहा है आपको, या कुछ उम्मीद है कि चेंज हो रहा है? आ, मैं समझती हूँ ना, मैंने जो मेरी अपनी जर्नी जहाँ से स्टार्ट हुई, तो उसमें अगर मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ तो मैंने जाहिर है बहुत बड़े माइलस्टोन्स थे कि जिनके ऊपर जो हम जिनके लिए अल्फाज नहीं थे उनको अल्फाज मिल गए, उन चीजों को जिनके ऊपर बात नहीं थी उनके उस पे स्पेस मिल गई। कहाँ तो हम लिख नहीं कर सकते थे, और कहाँ आप कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इन इश्यूज के ऊपर जिन पे पहले हम लिख भी नहीं सकते थे, हमारे सेंसर कर दिए जाते थे लफ्ज। तो अगर मैं इस बैकग्राउंड में देखूं तो फिर मुझे काफी होप होती है। और लेकिन फिर वही होप जो मेरी जो सबसे बड़ी होती है, वो हमेशा इंडिविजुअल लेवल पे होती है। क्योंकि जब मेरे पास मुझे नहीं लगता इस उम्र में, इस सारे अपने स्ट्रगल के साथ, मैंने बहुत सेमिनार्स करती हूँ, बहुत कॉन्फ्रेंसेस की, बहुत ट्रेनिंग्स की ग्रुप में। मुझे लगता है जो चेंज होता है किसी के अंदर, वो 1 to 1 के उससे होता है। तो मुझे ये अभी भी बहुत ज्यादा फीलिंग है, अभी भी ये बहुत ज्यादा फीलिंग है
कि बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होना है, आपको होना है शाइस्ता, मुझे होना है। मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इन चीजों के लिए किसी के साथ पूरा पूरा दिन गुजार सकती हूँ। मुझे शायद उस दिन के पैसे ना मिले, लेकिन मुझे ये अगर ये सुकून मिल जाए कि इस बंदे को, इस बंदी को मैंने जगा दिया है उसकी लाइफ के लिए, उसके मकसद के लिए, उसके अपने आप को पहचानने के लिए, तो शायद मैंने अपनी जिंदगी का काम कर दिया। मैं इसको अब बहुत इंडिविजुअल लेवल पे देखती हूँ। मैं इसको ना नारों में देखती हूँ, ना मार्चेस में देखती हूँ, ना सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में देखती हूँ, ना जिसको कहते हैं ना सोशल मीडिया के लेवल पे। मैं इसको वन टू वन के उस पर देखती हूँ, और इसमें मेरी अपने आप से यही होती है कि, और मैंने जो अब अपनी इंटेंशन सेट कर दी है फॉर लाइफ टू कम, कि मेरे पास वही आएंगे जिनको मैं हेल्प कर सकूंगी, जो वाकई ही चाह रहे होंगे कि उनको कोई हेल्प चाहिए। That's it. बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और इतनी खूबसूरत बातें करने का। आप वाली बात के ये बातें चलती रहे, वक्त का अंदाजा नहीं होता, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि हर चीज का एक एंड है। वन ऑन वन पे जो चेंजेस ला सकते हैं, लाने की जरूरत है, उस पे काम हमें करना चाहिए। मैं भी कर रही हूँ, सदफ भी कर रही है, और आप लोग भी इसको अपने कामों में इंक्लूड कर सकते हैं। अपनी सतह के ऊपर, इनफिरादी सतह के ऊपर लोगों की इनफिरादी जिंदगी में चेंज लेकर आए, ताकि मस्बत माशरा तश्कील पा सके। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सदफ जी। खुदा हाफिज।